ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ देन उसके श्रेष्ठ विचार हैं जो हजारों वर्षों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करते रहे हैं। सैमुअल इस्माइल्स कह रहे हैं। मैं आप लोगों से यही तो कहता हूं, अगर इस तरह के टॉपिक पर आप लोग कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इसका उल्लेख आप लोग कर सकते हैं इस तरह की लाइनों का। जातीय संघर्ष की ओर बढ़ता सीरिया। एक बार चलिए, आप लोग अपनी हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत ही, यहाँ आप लोगों को सीरिया देखने को मिल जाएगा। दमस्क इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगा। सीरिया आधिकारिक रूप से सीरियाई अरब गणराज्य दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश है, तो इसकी बात हो रही है। या आप देखिए, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट की छाया में रहने वाले सीरिया के सत्तारूढ़ संगठन हयात तहरीर अल शाम की पृष्ठभूमि को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे कि उसके नेतृत्व में सीरिया का भविष्य कैसा होगा। और एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी अपनी छवि को जिहादी लड़ाके से बदलकर आधुनिक और दूरदर्शी नेता के रूप में पेश करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, तो उम्मीद जगी कि संभवतः भी सीरिया की विविधता को स्वीकार कर एक मजबूत और समावेशी सरकार बनाएंगे। मगर हकीकत यह महज दिखावा साबित हुआ और अब सीरिया जातीय और धार्मिक हिंसक संघर्ष की ओर तेजी से बढ़ रहा है। टीएस समर्थित मौजूदा कार्यवाहक प्रशासन के सुरक्षा बल और अज्ञात बंदूकधारी संप्रदाय के आधार पर आम जनता को निशाना बना रहे। सीरिया में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और जनसंहार का स्तर इतना व्यापक है कि संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा में आम नागरिकों के हताहत होने की पर चिंता जताई और उसने कहा कि आम नागरिकों की हत्या को किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सीरिया सांस्कृतिक और जातीय विविधता वाला देश है। अरब वहां सबसे बड़ा जातीय समूह है, जबकि कुर्द एक महत्वपूर्ण जातीय समूह है जो सीरिया के उत्तरी हिस्सों में बसे हुए हैं और इन्हें अपने अलग संस्कृति और कुर्दी भाषा पर गर्व है। सीरिया का पश्चिमी तट अलावाइट समुदाय से आबाद है। यह एक सीरिया इस्लामी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। यह समुदाय राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद भी इसी समुदाय से है। सीरिया के सुरक्षा बलों में कथित तौर पर अलावी अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी है। ऐसे तथ्य सामने आए कि हयात तहरीर अल शाम के सुरक्षा बलों को पूर्व राष्ट्रपति असद के समर्थकों से लड़ने के लिए भेजा गया और सीरियाई सुरक्षा बलों द्वारा सीरियाई तट के गांव और इलाकों के लोगों को यातना देने और उनकी हत्या करने तथा इलाके पर कब्जा करने के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर गहरी चिंता जताई गई है और सीरिया की अंतरिम सरकार ने देश के तटीय इलाके लाता किया और तरतूत में बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। देश के तटीय इलाकों में अलावी और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय पर सुरक्षा बलों के हमलों का असर देश के दूसरे कई इलाकों पर पड़ रहा है। इससे पूरे देश में तनाव बढ़ रहा है। सीरिया में अरसे से राजनीतिक तानाशाही रही है। किसी दूसरे सशक्त गुट के पास प्रशासन चलाने का अनुभव नहीं है। सीरिया के सभी इलाकों पर कभी भी बशर अल असद का पूर्ण नियंत्रण नहीं था और अब हयात तहरीर अल शाम के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सीरिया में जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताएं हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर जातीय समूह हावी होते हैं। बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंकने के अभियान में हयात तहरीर अल शाम को देश के अन्य क्षेत्रों में प्रभावशाली जातीय समूह का समर्थन इसलिए मिला था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सत्ता में उनकी भी भागीदारी होगी। मगर सीरिया में भविष्य की राजनीतिक भागीदारी वाली सरकार को लेकर कोई भी सहमति अभी तक ना बनने के कारण हिंसक विरोध अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सीरिया पर पड़ोसी देश तुर्की लंबे समय से असद सरकार का विरोध आप देखते हैं करता रहा है और वह सीरिया के उत्तरी क्षेत्र में दबदबा रखने वाले कुर्द विद्रोहियों के साथ कई दशकों से लड़ता रहा है। और आप देखिए, तुर्की सीरिया में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए विभिन्न सैन्य और राजनीतिक कदम उठा रहा है। तुर्की में लाखों सीरियाई शरणार्थी रह रहे हैं और तुर्की सरकार उन्हें वापस अपने देश में भेजने के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा तुर्की की योजना है कि वह इस सुरक्षित क्षेत्र में कुर्दों के प्रभुत्व को किसी तरह खत्म करे। 2017 में इराक में कुर्दों ने अलग देश कुर्दिस्तान बनाने को लेकर राय शुमारी कराई थी। इस जनमत संग्रह में भारी संख्या में कुर्द शामिल हुए थे। पड़ोसी तुर्की और ईरान को डर है कि इससे उनके यहाँ भी कुर्दों को अलगाव की प्रेरणा मिलेगी। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद को ईरान का समर्थन हासिल था, इसलिए असद कुर्दों के खिलाफ सैन्य अभियान के समर्थक थे।
और आप देखें सीरिया से विस्थापित लाखों लोग अपने घरों को लौटना चाहते हैं। फिलहाल देश के भीतर 60 लाख लोग विस्थापित हैं, जबकि 55 लाख शरणार्थी पड़ोसी देशों में रह रहे हैं। सीरिया में शांति की स्थापना हो, इसके लिए वैश्विक एजेंसियां भी कोशिश करें। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी मामलों की एजेंसी UNHCR ने सीरिया में पिछले एक दशक से चले आ रहे हिंसक संघर्ष से प्रभावित और विस्थापित 1 करोड़ 30 लाख से अधिक नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन सुनिश्चित किए जाने का आह्वान किया। समस्या यह भी है कि शरणार्थियों को सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और बुनियादी आवश्यकताओं की किल्लत की चिंता है, जो उन्हें अपने देश लौटने से रोक रही है। कई दशकों से राजनीतिक अस्थिरता और सांप्रदायिक संघर्षों से जूझते सीरिया में क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत, स्कूल, अस्पताल, जल और बिजली आपूर्ति की जरूरत है। कतर सीरिया की खस्ताहाल बिजली आपूर्ति को सुधारने के लिए जॉर्डन के जरिए सीरिया को गैस की आपूर्ति करने की तैयारी कर रहा है। कतर को अमेरिकी समर्थन हासिल है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के संस्थापक सदस्य अब्दुल्ला औकलान ने अपने समूह से हथियार छोड़ने की अपील की है और इससे सीरिया में शांति स्थापना में व्यापक मदद मिल सकती है। सीरिया की वर्तमान सरकार को ऐसी ही कल्याणकारी कोशिशें करने की जरूरत है जिससे सभी समुदायों में शांति और सुरक्षा का बेहतर संदेश जाए और वे एक राष्ट्र के रूप में सीरिया के अस्तित्व को स्वीकार कर सकें। और उत्तरी सीरिया में कुर्द बलों को अमेरिका का समर्थन हासिल है। वहीं ईरान और तुर्की के सीरिया में गहरे राजनीतिक, धार्मिक और सामरिक हित हैं। शिया संप्रदाय से आने वाले असद अब सत्ता में रहे तब तक सीरिया में ईरान का दबदबा रहा। ईरान भी शिया मुस्लिम बहुल देश है। अब तो तुर्की सुन्नी आधारित व्यवस्था को सीरिया में मजबूत करने में जुटा है। ईरान और तुर्की के बीच प्रतिद्वंद्विता की यह स्थिति सीरिया में सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ा सकती है और सीरिया के नए नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कई बार यह आश्वासन दिया कि उनके अतीत को लेकर देश के लोग आशंकित न रहें। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि सीरिया को युद्ध की परछाई से बाहर लाकर एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाया जाए जो गरिमा और कानून के राज में निर्धारित हो, जहां सभी की आवाज सुनी जाए और किसी समुदाय को पीछे न छूटने दिया जाए, जबकि हकीकत में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। इंसानियत की जगह तो आज दुनिया के हर देश में लोप होती जा रही मानवीयता के चलते वास्तव में किसी मनुष्य को खोज पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। मगर इसके लिए जरूरी है कि हम मनुष्य को होने के बुनियादी तत्वों की पहचान कर सकने में सक्षम हो सकें। अगर इंसानियत के तकाजे के मुताबिक देखें तो वास्तव में मनुष्य कहे जाने वाले लोगों की संख्या बेहद कम होती जा रही है। कोई भी क्षेत्र हो, वहां इंसानियत से लैस इंसान नहीं मिलते हैं। अगर कहीं कोई भला आदमी दिख जाता है तो उसे मूर्ख या फिर दुनियादारी का पागल करार दे दिया जाता है। आज हर क्षेत्र की आपाधापी और बेलगाम दौड़ में प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मनुष्य दिखाई नहीं देते हैं। किसे हम मनुष्य कहें यह प्रश्न पैदा होता है और जिसमें अन्य के प्रति दया और परोपकार का भाव हो, मुसीबत या कठिनाइयों से घिरे जाने पर परस्पर निस्वार्थ सहयोग की भावना हो और जिसमें सत्य, अहिंसा, त्याग, दया, प्रेम, शुद्धता और नैतिकता, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के भाव से युक्त मनुष्यत्व हो, उसे मनुष्य कहा जा सकता है। भूमध्य सागर की तट पर बसे यूनान की राजधानी एथेंस सुकरात, याद देखिए सुकरात जैसे दार्शनिक और उनके शिष्य प्लेटो की जन्मभूमि रही है। वहां का एक प्रसंग बेहद महत्वपूर्ण है। एक दिन एक दार्शनिक संत डायनोसिस दिन के उजाली या तेज धूप में लालटेन लेकर कुछ ढूंढते हुए जा रहे थे, तो उन्हें देखकर धीरे धीरे कुछ लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होती गई। चौराहे पर जब वे पहुंचे तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया। भीड़ में से एक मनचले ने उनसे पूछा कि दिन की इस तेज धूप में जलती लालटेन लेकर तुम क्या ढूंढ रहे हो? संत ने उत्तर दिया कि मैं मनुष्य को ढूंढ रहा हूं, इंसान को ढूंढ रहा हूं। एक उद्दंड व्यक्ति ने कहा कि क्या हम तुम्हें इंसान दिखाई नहीं देते? इस पर डायनोसिस ने कहा कि नहीं, तुम मानव नहीं हो। तुम में से तो कोई किसी स्वामी, दास या पिता या बेटा, नेता, पदाधिकारी, रसूखदार, अंध आदमी है, अंध धार्मिक है, लेकिन मनुष्य नहीं है। मैं मनुष्य और उसकी मानवीयता को ढूंढ रहा हूं। इंसानियत मानवीयता की चाह में हर आदमी, सामान्य आदमी को अपने उपराय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संभल कर ही चलना होगा, क्योंकि धुरीहीनता संगठन के हर क्षेत्र में व्यापक है और मतलब परस्तों की काई हर तलिया पर जम चुकी है। हर जगह आप देखिए विवेकहीन भीड़ दिखती है जो ना कुछ वास्तविक संदर्भ समझ पाती है और ना ही उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया दे पाती है। अब नारे, जुलूस और सभाओं से आम आदमियों की आस्था उठ गई है और आप देखते हैं कि वहां इनमें राजनीतिक स्वार्थ और आचरण की मक्कारी देख रहा है, जबकि आज एक आप देखिए व्यवस्था में रहते हुए मनुष्य का जीवन राजनीतिक ढांचे से तय होता है।
दूसरी ओर अब देखते हैं कि मनुष्य दूसरी ओर ऐसी भीड़ खड़ी हो रही है या कहें कि भीड़ खड़ी की जा रही है जिसे वैसे मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है जो मानवीयता को बचाने की मांग करते हैं। उन्हें सिर्फ वह उन्माद प्यारा लगने लगा जिसमें डूबकर वह वैसी सारी समस्याओं को भूल जाएं जो उनकी उसकी और समूचे समाज और देश को प्रभावित करती हैं और उसकी जिंदगी की गुणवत्ता निम्नतर हो जाए। लेकिन यह वह अपवाह और आक्रामकता के प्रभाव में जीना पसंद करने लगा है। दरअसल मनुष्य और मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा का जहां अभाव हो जाता है वहां किसी की वाणी भी अर्थहीन हो जाती है और हो जाती है। यह विडंबना है कि आज मानव मूल्यों का इतना पतन हो जा रहा है कि समस्याओं के प्रति हमारी संवेदनाएं कुंद हो गई हैं और इसी का परिणाम है कि हम स्थितियों को सही संदर्भ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता खोते जा रहे हैं और परस्पर किसी व्यक्ति, राष्ट्र या समाज की अस्मिता पर चोट करने से बाज नहीं आते हैं। सामाजिक और मानवीय व्यवहार भूलकर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं या अनुशासन की आड़ में एकाधिकार शाही धोखने लगे जाते हैं। अपनी ठिठुरन दूर करने के लिए दूसरों को मिटाकर उनकी आग में हम अपनी ठंडक को मिटाने लग जाते हैं। हम मनुष्य जन्म लेने भर से यह समझने लगते हैं कि हम मनुष्य हैं, जबकि सही बात तो यह है कि हमारे कर्म, व्यवहार, सद्भावना, कामना और सदाचार की भावना से प्रेरित क्रियाकलाप ही हमें मनुष्य बनाने का प्रयास कराते हैं। मनुष्य किसी भी पद पर हो या कितना ही रईस हो है वह एक सामाजिक प्राणी। उसे सबका ख्याल रखना, अपना व्यवसाय, कार्य, व्यवहार, नेतृत्व करना चाहिए। नैतिक मूल्यों से रहित होकर चलना खोखलापन है और अपने अति कलुषित लोभ में दूसरों के हक को छीनने की प्रवृत्ति और दूसरे के शवों पर अपनी भव्य इमारत खड़ी करना, अपनी विचारधारा की महल खड़े करने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। और सबके आप देखते हैं कि सबके हितों की चिंता करें तो मानवता का पोषण हो सकता है। हम क्यों अपने लिए पक्की सड़क और दूसरों के लिए खड़ी खाई और गड्ढों से मुक्त युक्त बनाएं। मानवता के पोषण के लिए सोचना होगा। मानवता के होते जा रहे ह्रास में कवि दुष्यंत की ये पंक्तियां कितनी सटीक बैठती हैं। इस सड़क पर इस कतर कीचड़ बिछी कि हर किसी का पांव घुटनों तक सना। व्यवहार, व्यवसाय, राजनीति, धर्म के अनुपालन, पद प्राप्ति, जातिगत सत्ता प्राप्ति की लिप्सा में हर कोई मानवता को ताक पर रखता जा रहा है। और बात तब बने जब हम नैतिक मूल्यों धारण कर आगे बढ़ें और मानवता का राष्ट्रगान हो। क्या हो? राष्ट्रगान हो। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। सहमति के सूत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हाल में रूस यूक्रेन संघर्ष रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बार चलिए आप लोग रूस यूक्रेन को देख लीजिए। ये आप देखिए, यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। और कई बार दावा भी कर चुके हैं कि यह युद्ध जल्दी ही समाप्त करा देंगे। इस सिलसिले में उन्होंने पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की और उन्हें चेतावनी भी दी और फिर यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य और वित्तीय मदद पर रोक लगा दी। यूक्रेन एक तरह से असहाय नजर आने लगा। अब ट्रंप ने इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की और पूरी तरह युद्ध रोकने का प्रस्ताव रखा, मगर रूस ने भी इसके लिए अपनी कुछ शर्तें रख दी। उनका कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को इसके लिए सैन्य और खुफिया सूचनाएं उपलब्ध कराना पूरी तरह बंद करना होगा। हालांकि पुतिन इस बात के लिए राजी हो गए और रूस 30 दिन तक यूक्रेन की ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। अमेरिकी प्रशासन इसे ट्रंप की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं और जबकि माना जा रहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति को जिस तरह ट्रंप ने फटकार लगाई, यूक्रेन पर शिकंजा कसा, उससे रूस बहुत आसानी से ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा, मगर ऐसा हो ना सका। दोनों नेताओं के बीच हुई इस लंबी बातचीत को एक बड़ी उपलब्धि इस अर्थ में माना जा सकता है कि पिछले 3 वर्षों में से पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग थलग पड़ रहे और उसके पहले तनावपूर्ण रिश्तों के बाद रूस की उससे सीधी बातचीत संभव हो सकी है। मगर पुतिन मंजे हुए राजनेता हैं, वे ऐसे मामलों में बिल्कुल हड़बड़ी नहीं दिखाते। वे उस तरह अमेरिका के किसी दबाव में भी नहीं है जिस तरह यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं। फिर उन्होंने इस बात का भरोसा नहीं है कि अमेरिका कब तक अपने ताजा रूप पर कायम रह सकेगा। और आप देखेंगे वो अपनी दम पर युद्ध लड़ रहा है। वो आप देखिए यूक्रेन की तरह रूस की, आप समझ रहे हैं, रूस यूक्रेन की तरह थोड़ी अमेरिका के दम पर युद्ध लड़ रहा है या किसी दूसरे देश के। इसलिए वे जल्दीबाजी में किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते। यूक्रेन के साथ रूस का संघर्ष ही इस बात को लेकर है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेना चाहता है। नाटो पश्चिमी देशों का संगठन है और यूक्रेन अब भी उस पाले में शामिल होने की जिद पर है और इसलिए जब ट्रंप ने अमेरिकी मदद बंद करने की घोषणा की तो यूक्रेन ने अन्य पश्चिमी देशों से मदद पाने की कोशिश शुरू कर दी। वे अब भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं, इसलिए रूस ने यूक्रेन की जड़ों पर प्रहार करने की शर्त रख दी है। और देखिए अगर नाटो की बात करें तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। इसी को आप देखते हैं कि इस युद्ध का कारण भी माना जा रहा है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और 32 मेंबर हैं इसमें। और आप देखते हैं कि वे अब भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इसलिए आप देखें
शर्त रखी है, इसलिए रूस ने यूक्रेन की जड़ों पर प्रहार करने की शर्त रख दी है। हालांकि माना जा रहा है कि ट्रंप की पुतिन से बातचीत युद्ध विराम की दिशा में पहला कदम है और आप देखेंगे कि इसके बेहतर नतीजे निकलेंगे। और आप अब देखेंगे कि इसमें मगर अमेरिका के लिए रूस की शर्तों को मानना आसान नहीं होगा। और आप देखते हैं कि वह नाटो के दूसरे सदस्य देशों पर कैसे दबाव बना सकता है। वे यूक्रेन को सैन्य और खुफिया जानकारियां उपलब्ध कराने पर पूरी तरह रोक लगा दें। यह एक तरह से रूस के सामने समर्पण करने जैसा है। और आप देखेंगे यह ट्रंप भी शायद नहीं करना चाहेंगे। दरअसल ट्रंप की नज़र यूक्रेन के खनिज संपन्न इलाकों पर है और वे उन पर कब्जा करना चाहते हैं। रूस उन क्षेत्रों में अमेरिका की पैठ पर सहमति आप देखते हैं कि दे चुका है। क्या सहमति दे चुका है और पर इसके लिए युद्ध विराम जरूरी है। ट्रंप इसके लिए क्या रास्ता निकालेंगे देखने की बात होगी। इस संघर्ष में काफी खून बह चुका है, बहुत कुछ तबाह हो चुका है। मानवता के लिए भी इस युद्ध को रोका जाना जरूरी है। नया कीर्तिमान, ये अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर की सुरक्षित वापसी वैज्ञानिक उपलब्धि ही है। इसमें भावी अंतरिक्ष अभियानों के लिए नई संभावनाएं और नई राहें खुलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 9 महीने के रहने के दौरान सुनीता ने ना तो अपना हौसला खोया और ना ही अपना समय गंवाया। पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां वे कार्य करती रही और किसी न किसी दिन उन्हें लौटना है और इस विश्वास के साथ सदैव सकारात्मक रही। और एक बार तो उन्होंने कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री सभी जोखिमों के लिए तैयार रहते हैं। जाहिर है कि सुनीता भी इसके लिए तैयार थी। वे अंतरिक्ष में परीक्षण उड़ान पर गई थी। 8 दिन बाद उन्हें लौटना था। तब यह नहीं पता था कि वापसी के समय स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी आ जाएगी। अंतरिक्ष केंद्र में रहने के दौरान न केवल उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा बल्कि कई अनुसंधान और प्रयोग भी किए। 9 महीने अंतरिक्ष में रहने का कीर्तिमान भी बनाया। इस बीच अंतरिक्ष यात्रियों को लाने के लिए नासा ने पूरी ताकत लगा दी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जिस तरह से हमारी इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिक्कतें इतनी थी कि अभियान अधूरा होता लग रहा था, मगर स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल की मदद से सुनीता और बुच बिलमोर के साथ निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव को भी फ्लोरिडा की तरफ उतारा गया। यह पहली बार है कि जब कोई अंतरिक्ष मिशन इतना लंबा खिंचा। जून 2024 में बोइंग के स्टारलाइनर से दोनों अंतरिक्ष यात्री गए थे। वहां अटक जाने के बाद सुनीता और बिलमोर अंतरिक्ष केंद्र के पूर्णकालिक सदस्य की तरह हो गए। इस दौरान सुनीता ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए। अंतरिक्ष में फंसे रहने पर उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, मगर इस दौरान उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहे करोड़ों लोग उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना करते रहे। अब उनके लौट आने के बाद वैज्ञानिक अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के प्रभाव का गहन अध्ययन कर सकते हैं। भविष्य में मंगल और चांद पर जाने वहां मनुष्यों के रहने की संभावना तलाशी जा सकेगी। आखिरकार नए अनुभवों से साक्षात्कार का ही नाम विज्ञान है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ में जो कहानी है वो कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।